नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम टू द पॉइंट बात करेंगे उस केस की जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं इन दो कपल की, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। ये दोनों 11 मई को इनकी शादी होती है, अरेंज मैरिज होती है। 20 मई को घूमने के लिए शिलोंग जाते हैं, सोनम टिकट्स करवाती है। 23 मई को इन दोनों से संपर्क टूट जाता है, परिवार चिंता में आता है। मध्य प्रदेश पुलिस से लेकर मेघालय पुलिस तक सब उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं और 2 जून को राजा का शव मिलता है और ये पता लगता है कि इसकी हत्या की गई है, जिसके बाद सोनम की तलाश शुरू होती है और लोगों को ये नहीं लगता है कि सोनम के साथ भी कोई बुरा हादसा हुआ है। लेकिन 9 जून की रात को वो गाजीपुर में मिलती है, खुद एक ढाबे के पास आती है और बताती है मेरा नाम सोनम रघुवंशी है। और जो खुलासा वहां पर होता है उसने पूरे देश को हिला दिया। जिस सोनम की सलामती के लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, पता चला कि वही राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे हो सकती है। ये आरोप सोनम रघुवंशी पर लग रहे हैं और कारण जो बताया जा रहा है मेघालय पुलिस की तरफ से कि इसमें लव ट्रायंगल, मतलब सोनम रघुवंशी का एक राज कुशवाहा नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप था। उसके बावजूद वो राजा से शादी करती है और ये बताया जाता है कि हत्या की पूरी प्लानिंग सोनम और राज ने की है। हालांकि ये आरोप लगे हैं, ये मामला चल रहा है, लेकिन इसने पूरे देश में एक चर्चा छेड़ दी है। सोनम को लोग बेवफा भी बोल रहे हैं। लेकिन बात यहाँ सिर्फ एक केस की नहीं है। आज जो आप चर्चा कर रहे हैं, हम टू द पॉइंट इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के केसेस में जब किसी महिला का नाम आता है, जैसे सोनम रघुवंशी का नाम आ रहा है, क्या मनोस्थिति होती है। पुरुषों के अधिकारों की कहीं कोई बात क्यों नहीं होती, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे केसेस जरूर बताना चाहूंगी। पिछले 6 महीने के अंदर मैं आपकी 10 केसेस हैं जिनको जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये समाज के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और क्या समाज किस दिशा में जा रहा है, महिलाओं की सोच किस तरह से बदल रही है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको याद होगा कि 3 मार्च को 28 साल की मुस्कान रस्तोगी, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। नीले ड्रम के अंदर वो लाश मिली थी, जिसके बाद से नीला ड्रम बहुत ज्यादा कुख्यात हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि सबसे पहले उसने सौरभ के दिल पर चाकू से वार किया था, उसके बाद 2 बार कर किए उसके सीने पर। इसलिए बताना जरूरी, निःशंस हत्या की गई थी। और फिर दोनों ने मिलकर पति को अपने पति को उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ड्रम के अंदर डाल दिया था, कंक्रीट से भर दिया था और फिर वो दोनों गिरफ्तार हुए थे। दूसरा केस जिसने देश को हिलाया था वो था अतुल सुभाष आत्महत्या का मामला, जो दिसंबर 2024 का है। बैंगलोर में आए इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपना एक वीडियो बनाया था और फिर उसके बाद आत्महत्या कर ली थी। और अतुल ने खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत 9 मामले दर्ज करने से लेकर सुसाइड को उकसाने के लिए ये आरोप अपनी पत्नी पर लगाया था कि किस तरह से मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित था, कानून व्यवस्था से उसका भरोसा उठ गया था और उसको आखिरकार सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया, आत्महत्या। वहीं जयपुर में मार्च 2025 का मामला सामने आया था, जो मेरठ जैसे हत्याकांड का की तरह था। यहाँ महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, फिर उसकी लाश को बोरे में भरकर जलाने की कोशिश की। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि उसने गोपाली ने प्रेमी दीनदयाल के साथ मिलकर पति की हत्या की और बोरे में शव डालकर जंगल ले गए, जहां उसे जलाने की कोशिश के बाद में गिरफ्तार किए गए। वहीं आप फरवरी में आगरा का एक मामला सामने आया था, जहां टीसीएस कर्मचारी मानव शर्मा ने भी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मानव ने आत्महत्या के लिए पत्नी निकिता शर्मा और उसके मायके वालों को जिम्मेदार ठहराया था। बाद में निकिता ने खुद कबूल किया कि शादी से पहले उसका अफेयर था, लेकिन वो खत्म हो गया था। वहीं बिहार का एक मामला आया था मई 2025 में। गया में घरेलू झगड़े के बाद पत्नी ने अपने पति को तरबूज में जहर मिलाकर मार डाला था। 22 वर्ष के लखिया का अपने 25 वर्षीय पति मंटू यादव से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पत्नी ने तरबूज में जहर मिलाकर मार दिया। छत्तीसगढ़ का एक मामला अप्रैल 2025 में आया था। अंबिकापुर का ये मामला था, जहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और पूरी वारदात को उसके 5 साल की बेटी ने देख लिया और उसने पुलिस को गवाही में ये सब कुछ बताया, जिसके बाद ये मामला खुलकर सामने आया। इसी तरह हरियाणा में अप्रैल 2025 में मामला भिवानी में देखने को मिला था, जहां रमीना नाम की एक महिला यूट्यूबर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी और दोनों ने हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया था। मध्य प्रदेश के गुना का 2 मार्च का एक मामला सामने आया था, जहां घर के कलेश से परेशान होकर एक युवक नरेंद्र रजक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी और उसके पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। नरेंद्र की शादी कुछ समय पहले हुई थी, लेकिन उसकी मां और पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे और इसी मानसिक तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली थी। एक और मामला हुबली का था, जनवरी 2025 का,
जहां पर अतुल सुभाष सुसाइड केस जैसा ही मामला था, ये भी पत्नी की प्रताड़ना ना सहन कर पाने के कारण पति पीटर ने तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। पीटर ने अपनी मौत के लिए पत्नी पिंकी को जिम्मेदार ठहराया। अभी ये सब मामले चल ही रहे थे कि अब ये एक और मामला जो आ गया है, सोनम रघुवंशी वाला मामला, जिसमें राजा के साथ वो हनीमून पे गई और हनीमून पे जाकर राह पे वो तो बच भी थी, अपने जो आरोप लग रहा है कि प्रेमी के साथ उसने साजिश रची और पति की हत्या कर दी। इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ है बरखा त्रिहन, जो कि पुरुष आयोग एनजीओ चलाती है, उसकी अध्यक्ष है। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर सुरेश शिंदे हैं, जो मनोचिकित्सक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे बरखा ये पूछना चाहूंगी, ये जो मामला हुआ है, सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जिस तरह राजा की हत्या की है, इसे क्या देखा जाए? जो मैंने इतने केस बताए, ट्रेंड है या संसदीय केस मामला समझ के इसको देखा जाए? नहीं, ये तो ट्रेंड है और लड़कियां ये देख रही हैं। सोशल मीडिया पे ये सारी बातें डिस्कस होती हैं और उनको पता है कि कोई एक्शन तो होता नहीं है इनको। किसी आपने इतने मामले बता दिए, मैं तो इसमें हजारों आपको और ऐड करके दे सकती हूँ, क्योंकि आपने तो अभी चंद कुछ दिनों के बताए हैं। मुझे 12-13 साल हो गए ये मामले उठाते हुए, तो मैं तो आपको लाखों बता सकती हूँ। क्योंकि जो आत्महत्या की दर है वो बहुत सालों पहले 3 गुना थी, अभी तो 4 गुना हो गई है। और अगर इन्हें भी ऐड कर ले तो समझ लीजिए 5 गुना हो गई। जो अभी हत्याएं हो रही हैं, अगर उसे भी ऐड कर ले तो 5 गुना हो गई। मोटा मोटा 5 गुना आदमी पुरुष मर रहा है। लेकिन आज भी हम मूक दर्शक बन करके, और जो हमारे लॉ मेकर्स हैं वो तो बिल्कुल कान में तेल डाल करके बैठे हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये पुरुष मरते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एम्पैथेटिक सिर्फ और सिर्फ वुमन के लिए। अब जो आपने अभी इतने सारे केसेस बताए, इसमें सभी में सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित पुरुष हो रहा है और मर भी वही रहा है, कट भी वही रहा है, जेल भी वही जा रहा है, और महिला के ऊपर कभी कोई एक्शन आज तक हुआ ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ ये सारे केसेस उठा करके जो लाखों हैं, उसमें से 8-10 महिलाओं को फांसी ही दे दीजिए। मेरी मांग है फांसी की। मैं उसको मांग को बहुत सालों से उठा रही हूँ, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हैंग द रेपिस्ट, तो हम हैंग द फॉल्स अक्यूजर और हैंग द मर्डरर वुमन ऑल्सो। क्योंकि क्राइम में कोई जेंडर नहीं होता, क्राइम सिर्फ क्राइम होता है और उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। हमारा चश्मा बदलना नहीं चाहिए अगर हम चाहते हैं कि रोकथाम वाकई हो। मैं हमेशा सोल्यूशंस, रोड मैप के ऊपर बात करती हूँ। जब भी हिंसा होती है किसी के साथ, चाहे वो लड़की के साथ हो चाहे लड़का के साथ हो, अन्याय बिल्कुल नहीं सहना चाहिए और सबको एकजुट होकर न्याय की लड़ाई में शामिल होना चाहिए। लड़कियों की लड़ाई हमने सालों से लड़ी है और सारा देश इकट्ठा हो जाता है। कैंडल मार्च जो होता है उसमें 80% मेरे भाई होते हैं। चाहे स्त्रियों के लिए कुछ भी हो, घूंघट प्रथा हो, चाहे कोई भी हो, चाइल्ड मैरिज हो, चाहे और बहुत सारी कुरीतियां जो थी, उसके लिए हमेशा लड़कों ने आवाज उठाई। लेकिन अभी महिलाएं सामने नहीं आती। आप कैंडल मार्च ही नहीं होता। पहली बात तो क्या स्टेटमेंट आता है, लेट देम डाई, मरने दो सालों को। पुलिस स्टेशन जाओ, बताओ कि भाई मर गया, 23 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ गया, 50 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ गया, या उसकी हत्या हो गई, तो मरने दो साले को, तुम्हें क्या है? ये मुझे जवाब मिलता है। मैं इतनी आहत होती हूँ कि आप ऐसे बोल रहे हैं, कल को वो आपका भाई, आपका पिता, आपका बेटा होगा तब। और ये बात बता दूं कि सबका नंबर आएगा। आज जो चुप है, कल उनका नंबर आएगा, तो आप चुप मत रहो। सिर से ऊपर पानी निकल चुका है। बहुत 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 अन्याय हो रहा है। इतना अन्याय हो रहा है, लेकिन सुनने वाला कौन है? ना कोई हेल्पलाइन नंबर है। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत मर जाएगा तो रिपब्लिक डिस्कशन कर लेगा या कोई अन्य चैनल भी डिस्कशन कर लेगा। मुझे याद है मैंने महीनों के हिसाब से रिपब्लिक का लाइव शो किया था, महीनों के हिसाब से, क्योंकि बॉलीवुड से है सुशांत। और मैंने हर डिस्कशन पे ये बोला था, आपके लिए तो एक सुशांत मरा, मेरे लिए लाखों सुशांत मर रहे हैं इस देश के। कभी आपने उनके लिए आवाज उठाई है? कभी आपने उनके लिए प्रोटेस्ट करी है? आज चैनल उठ के आ गया प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन जब मेरे देश का गरीब आदमी मरता है, हम बात भी नहीं करते। और ये जो कुछ चुनिंदा केसेस है तृप्ति जी, जो आप डिस्कस करें, ये जो मीडिया में हाईलाइट हो गए, इनकी तो रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही। रोज जहर दिया जा रहा है, कोई सांप से डसवा रहा है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी मुझे, कोई बॉयफ्रेंड के साथ मुंडी काट के मोटरसाइकिल पे ले जा रहा है। ये इतना इजी हो गया है ना कि अच्छा ठीक है,
इसमें क्या होता है कि पति मर जाता है, अब उसका जैसे इसमें ले लीजिए सोनम वाले केस में, सारी ज्वेलरी बताइए, 10 लाख की ज्वेलरी कौन लेके जाता है वहां पे हनीमून में? कौन अपने हस्बैंड को मजबूर करता है कि भैया ये सारी ज्वेलरी लेके जानी है? और कौन ये कहता है कि टिकट मैंने बुक कर दिया, बस तुमने जाना है? घर वाले कह रहे हैं नहीं जाना, घर वाले कह रहे हैं नहीं जाना। और कौन ऐसी महिला होती है कि वो सब कुछ एक दिन अभी शादी को हुए हैं और उसने दूसरे दिन ही, मेरी बात हुई है भाई से, परिवार से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि दूसरे दिन ही सुपारी दे दी थी। ये खुलासे तो अब हो रहे हैं धीरे धीरे। तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किलर, आपने जो अपना प्रेमी है जिससे आपने रात रात भर बातें करी है, आप उस प्रेमी से ही शादी कर लेती ना, इससे शादी करने की क्या जरूरत थी? आपने क्यों शादी करी? आखिर शादी करने के बाद बता देती कि जी भाई देख, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, मेरे को किसी और के साथ प्यार है, निकल जाती है उस रिलेशनशिप। लेकिन उस माँ से पूछिए, उस पिता से पूछिए जिसका बेटा मर गया, क्या करोड़ों रुपए देख के भी वो बेटा वापस आ सकता है? आप जो बोल रही है ना, मैं इसी बात को जानना समझना चाहती थी, क्योंकि जब है ना किसी महिला के साथ कुछ हादसा होता है तो एक पूरी फेमिनिस्ट लॉबी होती है, लोगों की सिंपैथी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कैंडल मार्च निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे कि ये मामला, इसके अलावा आपने कई और मामले देखे, ऐसे में उन पुरुषों के परिवार का क्या हाल होता है, जिनके बच्चे होते हैं उनका, या जिनके बुजुर्ग बुजुर्ग माता पिता होते हैं, उस परिवार की हालत क्या होती है, और न्याय को लेकर उनकी लड़ाई कितनी कठिन होती है। मैडम, रो रो के बिलक बिलक के बुरा हाल है। कुछ का तो स्वर्गवास हो गया, क्योंकि मेरा ये कोई एक दिन का तो काम नहीं है। कुछ कुछ का तो स्वर्गवास हो चुका है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को पैरालिटिक अटैक आ गया, कोई बेड रिडन हो गया, कोई रेल के पटरी के नीचे आ गया। हरियाणा का एक केस है जिसमें पूरी परिवार ने, माँ बाप और लड़के ने, तीनों ने इकट्ठे पे बैठ करके कीटनाशक पी करके अपनी जान गंवा दी। ऐसे हजारों केसेस है। एक बहन है जिसने मुझे हरियाणा से कॉल किया था, उनका भाई जो है, उस निर्भया जैसा कांड हुआ था उसके साथ। आप सोचिए, निर्भया कांड के लिए कितनी देश में कितने सालों हम लगे रहे एकजुट होकर के, और फांसी की सजा की मांग करी, और आखिर फांसी भी हुई। लेकिन निर्भया जैसा दूसरा केस रोहतक में हुआ, जहां पीजीआई रोहतक में भाई एडमिट था, उसके प्राइवेट पार्ट्स में से पत्नी, सास, सबने मिल करके 3 पैकेट लाल मिर्च के डाल दिए प्राइवेट पार्ट्स में डंडे के साथ, और जिससे कि जो लड़का था वो मरने के समान हो गया, अधमरा हो गया, और वो पीजीआई रोहतक में एडमिट था। उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही थी। हमें यहाँ दिल्ली से जाके प्रोटेस्ट करना पड़े। लंबी कहानी है, मैं आपको बताऊं कि कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी एक एफआईआर लिखने के लिए, जबकि वो फार्मर था, मतलब किसान था। वैसे आप किसान 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 कहते नहीं सकते, लेकिन उस किसान भाई के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। किसी ने मीडिया में ये नहीं बताया। कंझावला केस जो हुआ था, सारे मीडिया हाउसेस ने मुझे इन्वाइट किया था, और मैं उस पे जाकर के बता रही थी कि कैसे कैसे हुआ, और ओयो रूम में जाके क्या होता है, सेक्स होता है, ना कि हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। लेकिन वहां पर उसी रात को 31 दिसंबर सेम ईयर एक लड़के के आगरे हाईवे पे अब हजारों टुकड़े कट गए एक्सीडेंट में, किसी ने उसके ऊपर बात तक नहीं करी। एसिड अटैक होता है, आगरा में लड़का लिव इन पार्टनर मर जाता है, लेकिन हम नहीं कोई बात करेंगे। जब लड़का मर जाएगा ना, तो हम फेविकॉल पी लेंगे, जैसे मानो कि सिर्फ बेटियों को बचाना और बेटों को मरवाना है। एक कोई मिशन चल रहा है शायद कि सभी बेटों को मरवा दो, और इसी के लिए बहुत फंडिंग आ रही है। परिवार तोड़ो, परिवार व्यवस्था खत्म कर दो। ये मैरिज नाम का जो इंस्टीट्यूशन तो बहुत खतरे में है। आप फैमिली कोर्ट में जाइए, लाइन लगी हुई है डाइवोर्स केसेस की। सौरभ वाला जो हत्याकांड हुआ था मेरठ में, मैं 2 दिन मेरठ में थी। वहां पर मैंने मुस्कान की फैमिली, ये सौरभ की फैमिली, पुलिस वालों के साथ घंटों बात करी। मेरे यूट्यूब चैनल बरखत रेन 16 पे आप जाके सब देख सकते हैं। तो वहां पर भी आप ये देखिए कि सौरभ का परिवार तो बिल्कुल टूटा हुआ था, और मुस्कान जो कन्फेस करके, और जिसके माता पिता को सब पता था कि हमारी लड़की गलत है, उन्होंने कभी उसे रोका नहीं, बल्कि वो जाकर के वहां लड़ाइयां करते थे, मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे। सारी गली ने मुझे बताया, लेकिन कोई भी, आप देख लीजिए अभी क्या कह रही है मुस्कान। अभी उन्होंने कार्ड्स खेल दिए, लॉ की किताबें पढ़ रही हैं, और प्रेगनेंसी का नाटक उन्होंने कर दिया। लेकिन आखिर बच्चा किसका है, सवाल तो ये बड़ा है, क्योंकि सौरभ की तो उन्होंने हत्या कर दी थी, तो बच्चा किसका है? अब ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। तो ये मैं जो आपको बता रही थी कि एक लड़का, जिसको श्रद्धा नाम की जो लड़की को 35 टुकड़े काटे गए थे, तो उसी टाइम डे 1 जब ये डिस्कशन चालू हुआ, तो मैं पहले दिन प्रदीप भंडारी के साथ एक शो में थी, और वहां प्रदीप जी को मैंने कहा कि बहुत ही दुखद घटना है, श्रद्धा के साथ जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है, और जो इसका अपराधी है
उसको, जिसने इस कृत्य को अंजाम दिया, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और मैंने कहा प्रदीप जी को कि प्रदीप जी, मैं एक लाइन यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि अभी कभी लड़के के साथ ऐसा अगर होगा तो भी आप डिस्कशन करेंगे। और मेरे मुंह पे सरस्वती बैठी हुई थी। 15 दिनों के बाद ही पांडव नगर दिल्ली में एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को उसी तरह टुकड़े कर दिए, उसी तरह फ्रिज में रखा, उसी तरह जंगल में जा रही थी डिस्पोज ऑफ करने। पुलिस ने ये सारी बातें जब उजागर हुई तो मैंने बहुत सारे लोग मीडिया हाउसेस को क्वेश्चन किया कि भाई अब कोई डिस्कशन नहीं हो रहा तो लेट देम डाई, मरने दो, इनको कोई लेना देना नहीं है। पुरुष समाज ही नहीं खड़ा हो रहा। दिक्कत ये है कि पुरुष समाज में भी अभी इतना डर का माहौल है, इतना शर्माते हैं, अपनी इज्जत को लेकर के इतना ज्यादा फिक्रमंद है कि बोलना नहीं चाहता। और ये जितने भी परिवार है ना, मैं इन परिवारों के साथ आज भी जुड़ी हूँ। अंकल बेचारे रोते रहते हैं। स्वरूप राज जो जेनपैक में काम करता था नोएडा में, जेनपैक इतनी बड़ी कंपनी है, बताइए उस माता पिता को क्या मिला? लड़का खो दिया। बहू जो 6 महीने पहले शादी होके आई थी, सारा पैसा लेके चली गई, उसने दूसरी शादी कर ली। और ये बेचारे आज 7 साल हो गए कोर्ट कोर्ट खेल रहे हैं, सिर्फ कोर्ट कोर्ट खेल रहे हैं। क्या मिला इनको? कुछ नहीं मिला। सरबजीत को क्या मिला? दिल्ली का दरिंदा, दिल्ली का दरिंदा बना दिया गया। 6 साल कोर्ट के चक्कर काटे। जसलीन कौर बाहर भाग गई कनाडा, जो आपकी कार्यकर्ता थी। ये सर्वजीत जब भी जाता था मेट्रो बस, अब नॉर्मल जो दिल्ली के मिडिल क्लास के लोगों में वो मेट्रो में तो ट्रैवल करते ही है ना, तो जब भी वो ट्रैवल करते था तो उसे बोला जाता था वो दरिंदा आ गया, वो मोलेस्टर आ गया। कितना मुश्किल होता है। नौकरी चली गई, माँ बाप बीमार हो गए। अभी 6 साल पहले उसकी शादी हुई, मैं उस शादी में गई थी। बहुत अच्छा लगा कि उसका केस 6 सालों बाद बरी हो गया लड़का। लेकिन बहुत कम ऐसे लकी लोग होते हैं जिनको बाइज्जत कोर्ट बरी करे, नहीं तो बस केस चलता रहता है। मैं तो अनगिनत केसेस बता सकती हूँ। जोमैटो वाला लड़का सादत अली, सादत अली जिसे 22 थप्पड़ पड़े थे लखनऊ रेड लाइट में, वो देश छोड़ के जा चुका है। उसने बहुत गिड़गिड़ाया था कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे 22 थप्पड़ पड़े, मैंने एक भी थप्पड़ नहीं मारा, मैंने जिंदगी में महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाया, मेरे साथ ये नाइंसाफी मत करो। उसने आज तक के बड़े चैनल पे खड़े होकर के कहा कि महिला को तुरंत और तुरंत गिरफ्तार करो, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। उसका फेस इतना वायरल हो गया था, उसकी नौकरी चली गई। तो वो मुझे दिल्ली मिलने आए थे और आज वो भारत छोड़ चुके हैं, वो यूएई जा चुके हैं। तो बिल्कुल ऐसे कितना कई मामले हैं कि आप लगातार इन मामलों को देखते रहिए, लेकिन अगर हम अभी के इन मामलों की बात करें तो आपके पास तो लंबी फहरिस्त है और आप हम इस पे ही बात करेंगे कि पुरुषों के अधिकार के लिए क्या किया जा सकता है और आप जिस तरह से काम कर रहे हो उसमें क्या दिक्कतें आती है, इस पर हम बाद में बात करेंगे आगे। लेकिन इस पूरे में मामले में अगर देखा जाए, पिछले कई इस तरह की जो हत्या के मामले देखे जाए, इसमें एक मानसिक पहलू भी होता है, मनोस्थिति का भी एक पक्ष होता है जिस पर बस चर्चा मैं करने के तृप्ति लिए जी यहाँ पे एक तृप्ति के पास मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहूंगी, फिर आप और ले सकते हैं। देखिए जो मानसिक प्रताड़ना, इसीलिए मैंने आपके सामने अभी बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया था कि देखिए मेंटल हेल्थ की बात हम तभी बात करेंगे जब कोई बॉलीवुड से मर जाएगा। आप जो पुरुष है ना हम उनके लिए जेंडर न्यूट्रल लॉस की बात करेंगे, मतलब कि समान कानून होना चाहिए, ना हम मेंस कमीशन की बात करेंगे। देखिए अगर महिलाओं के लिए वुमेन कमीशन है, एनसीडब्ल्यू, डीसीडब्ल्यू, महिला आयोग है, तो पुरुष के लिए भी होना चाहिए। इसी को इक्वालिटी कहते हैं। अगर हम महिला दिवस मनाते हैं तो पुरुष दिवस भी मनाना चाहिए। अगर महिलाओं के लिए इतने सारे कानून है, 49 लॉज है, तो पुरुष के लिए एक भी क्यों नहीं? तो ये समानता तो है ही नहीं। तो जो मानसिक प्रताड़ना की वजह से, चाहे वो मानव शर्मा हो टीसीएस का, चाहे अनेकों पुरुष जो मर जाते हैं, आखिर उनको मजबूरन मरना ही पड़ता है क्योंकि उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। सरकार ने आज तक कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया। बाकी आपको बता दूं, आगरा के मानव शर्मा के केस को बहुत बारीकी से फॉलो करते हुए हमने 4 गिरफ्तारियां करवाई हैं फैमिली के साथ मिलकर के। आकांक्षा जो मानव की सिस्टर है वो मेरे साथ कनेक्टेड है, और हमने 4 गिरफ्तारियां, मतलब सास, ससुर और जो पत्नी है और जो उसकी भाई है, सबकी गिरफ्तारी हमने करवाई है इस केस में। पत्नी की सिस्टर है, सॉरी भाई नहीं है, उसकी भी हमने गिरफ्तारी करवाई। और अभी पिछले 3 तारीख को ही ससुर की जो थी वो बेल थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो कि अभी नहीं मिली है उन्हें। और पत्नी तो अभी जेल में है, 4 महीने हो गए उन्हें अभी जेल में है, और बड़ी मुश्किल से उनकी अरेस्ट हुई। वो इतनी शातिर थी कि वो भाग गई थी, वो जो मुंबई से भाग गई थी, और उनके ऊपर एक कैश प्राइज रखा गया, तब जाके उन्हें अहमदाबाद से पकड़ा गया।
क्योंकि पुलिस के ऊपर बहुत बहुत फॉलो अप करना पड़ता है। जैसे आप इसमें केस, सोनम के केस में ही देख लीजिए, कितने महीनों, मतलब कितना 15 मई का केस है, और कितने दिनों तक पुलिस लगातार लोकेशन उसकी ट्रेस कर रही थी, तब जाकर के वो यूपी में मिली। लेकिन मेरा तो सवाल ये है कि वो यूपी कैसे पहुंची, और 17 दिन वो इतनी बेहोशी के में तो थी नहीं, जो वो नए नए ड्रामे कर रही कि मैं बेहोश थी, ये था वो था। तो 17 दिन कहाँ थी, किसकी हेल्प से यूपी पहुंची, और कितने लोग इसका सहयोग कर रहे थे। मास्टरमाइंड तो वो है, लेकिन कितने और पर्च खुलने बाकी है कि उसने किस किस को हायर किया, क्योंकि एक इंसान को हायर करके नहीं होते काम, लूप में बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जो मेन अपराधी है सोनम, मैं उसकी फांसी की मांग करती हूँ, और एक जब तक जांच नहीं होगी सीबीआई की, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जी बिल्कुल, उसके ऊपर आरोप काफी गंभीर लगे हैं और निश्चित तौर पे जब मामला चलेगा तो तस्वीर सामने आएगी। लेकिन डॉक्टर सुयश, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि बात चाहे सोनम की हो या फिर मुस्कान की हो, नृशंस हत्या महिलाओं से हमारे समाज में अपेक्षा नहीं की जाती है इस तरह की। क्या ये मानसिक अवस्था ऐसी कैसी होती होगी महिलाओं की? क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरह से मैंने आपको केसेस बताए हैं, वो बढ़ती जा रही है। मनोस्थिति क्या होती है? क्या ये योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, मानसिक अस्थिरता का नतीजा होता है, अगर ऐसे कोई मामले होते हैं? तृप्ति जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो बरखा जी ने हमारे सामने बहुत सारे घटनाओं का विवरण दिया और उन्होंने एक लकीर खींचने की कोशिश की पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के बीच में। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं क्लैरिटी दूँ। जब हम एक मानसिक बीमारी की बात करते हैं तो उसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल ऐसे सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। हम हर बार हर किसान जिसकी फसल खराब हो जाए उसको सुसाइड करते नहीं देखते। ना ही ऐसा होता है कि हर व्यक्ति जिसके बिज़नेस में लॉस हो जाए वो सुसाइड कर लेता है। ना ही ऐसा होता है कि हर व्यक्ति जिसके साथ इस तरह की पारिवारिक घटनाएँ हो वो इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देता है। हमने यहाँ पर सुसाइड देखा, हमने यहाँ पर होमिसाइड देखा, दोनों तरह की चीज़ें देखी। इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसने प्रीमेडिटेटेड एक्ट ऐसा एक शब्द यूज़ किया जिसका कि मतलब होता है कि पहले से इसके ऊपर बहुत चिंतन किया गया और उस तरह से इसको करने का प्रयास किया गया है। मीडिया में भी कई जगह पर ये आया है वर्ड। इसी तरह से हम देखें तो इन जो घटनाओं की आपने ज़िक्र किया उनमें लेथैलिटी भी बहुत हाई थी। जहाँ की जब हम ब्लो कंटेनर वाले घटना की अगर हम बात करें तो उसमें एक बार सेडेटिव देने की कोशिश की और फिर उसके बाद उसके 10 दिन बाद दोबारा सेडेटिव देके उसके बाद पार्ट्स में कट करके उसको जो ड्रम है उसमें डाला गया। तो इसकी लेथैलिटी बहुत ज़्यादा थी, इंटेंशनैलिटी बहुत ज़्यादा थी। अगर प्रीमेडिटेशन है, उसके बाद इतनी प्लानिंग के बाद चीज़ें की जा रही हैं, तो उसमें लेथैलिटी, इंटेंशनैलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर ऐसी स्थिति है तो इसमें हम यदि व्यक्ति को मेंटली नॉर्मल कहें और उसको उसी तरह से डिफाइन करके आगे बढ़ने की कोशिश करें केस में, तो वो उचित नहीं होगा। क्योंकि हर मेंटल इलनेस दैट इज साइकेट्रिक इलनेस का यही मतलब नहीं होता कि कानों में आवाज़ें आने लग जाएँ या भ्रम होने लग जाए, भूत दिखने लग जाए। कई बार ये आपके पर्सनैलिटी फीचर्स होते हैं, जो कि आपको किसी एक तरह के घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए मजबूर करते हैं। जब हम इस तरह की घटनाएँ देखते हैं तो जनरली इसमें हमको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ऐसे देखने को मिलते हैं, जो कि उन जो हमारे कल्प्रिट्स होते हैं उनमें प्रिवेलेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह के इम्पल्सिव एक्ट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक हाइटेंड सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, जिसमें उनको लगता है कि वो हर तरह के लॉ को इवेड कर सकते हैं। उनको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहता है कि जो उनको चाहिए वही चीज़ वो ले सकते हैं और उनको उससे कोई नहीं छीन सकता। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये मिक्सचर करके एक आपके बिहेवियरल पैटर्न्स को सेट करती हैं, जिसके बाद आप इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। अभी जो घटना हुई इसमें तो हमको डिटेलिंग अभी नहीं पता, उसके अभी भी पहलू धीरे-धीरे उजागर हो रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर कमेंट करना तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन ये सब चीज़ें जिन लोगों में पाई गई हैं, उनमें जब हम डिटेल्ड में बाद में एनालिसिस करते हैं, तो कोई ना कोई हमको मेंटल हेल्थ इलनेस देखने को मिलती हैं। जैसे जो ये केस है, जो अभी तक सामने बातें आ रही, पुलिस के लिए रीजन ये आ रही है, जो बातें सामने आई है कि सोनम वाला केस जैसे हम देख रहे हैं, शादी वो करती है, मर्जी से करती है। जो हमने तस्वीरें देखी है, जो वीडियो सामने आए हैं, जो कि परिवार ने दिए हैं, उसमें कहीं से कहीं तक वो नाखुश नहीं दिख रही है। हुँ। शादी करके वो अपने ससुराल भी चली जाती है और उसके बाद फिर वो ये जो कहा जा रहा है कि प्लान करती है और हत्या को इस तरह से अंजाम देती है। फिर गाजीपुर में जाके जो सरेंडर करने की बात आ रही है और पुलिस लेकर आई है। ये किस तरह की मानसिक बीमारी? इसमें आदमी नॉर्मल तो दिख रहा है, क्या ये मानसिकता है ज या इम्पल्सिव डिसीजन होता है? किसी चीज़ को पाने की ऐसी चाह होना हेलो। कि उसको पाने की बस वजह से बिल्कुल। पहचान
खत्म तो कर दो। ऐसा है कि इसमें यदि हमको इस केस को मेरे को नहीं जितने लगेगी फैक्ट्स ना, अवेलेबल हैं मेरे उनके को नहीं आधार पर लगेगी। देखना है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कई बार डिसीव करना लोगों को और मैनिपुलेट करना, और उसके बाद इस तरह के दूसरों को नुकसान पहुंचा देने वाले, इस हद तक नुकसान पहुंचा देने वाले काम करना, वो कई बार एंटी सोशल पर्सनैलिटीज में मिलता है। लेकिन जब हम रेट्रोग्रेड जाकर उसकी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं तो पता चलता है कि शी वाज कंट्रीब्यूटिंग वेल इन हर फैमिलीज बिजनेस, एंड जो भी ये सब चीज़ें हुई उसमें शायद उनके यहाँ के कोई एम्प्लॉय थे जिनके साथ में ये सब चीज़ें हुई। तो इसलिए अभी जितने अवेलेबल फैक्ट्स हैं उनके आधार पर एक डिसीजन किसी भी तरह का देना या फिर एक कमेंट देना वो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदाराना बात नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमको और फैक्ट्स खुलने देने चाहिए और उसके बाद इन कंक्लूजन्स पे आना चाहिए। लेकिन पुरानी जो भी हम इस तरह के इवेंट्स हुए हैं जो भी पास्ट में उनको देखते हैं, चाहे एक फेमस जो व्यक्ति का भी उन्होंने हमको उदाहरण दिया मैडम ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनका भी यदि हम देखते हैं तो उसमें द पर्सन वाज रेगुलरली कंसल्टिंग अ साइकियाट्रिस्ट एंड ही वाज टेकिंग मेडिकेशंस फॉर हिज मेंटल हेल्थ कंडीशन, जिसका की कैरेक्टर है इम्पल्सिविटी, जिसका की कैरेक्टर है रेगुलरली हाई रिस्क सिचुएशंस में एंटर करना, ड्रग्स सीख करना, रिलेशनशिप सीख करना और फिर अलग अलग तरह से इन तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज होना, उसमें सुसाइडलिटी बहुत कॉमन है। तो इसलिए हम सब चीज़ों को एक तरह से एक तराजू पे नहीं तोल सकते, और मुझे लगता है कि और फैक्ट्स जब तक बाहर ना आए तब तक हमको एक हाँ जी, डेफिनेटिव कमेंट इस ठीक है। इंस्टेंस पे देना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। बिल्कुल, लीव ये कर लेकिन दीजिए। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं कि इस तरह के लिए, पर अगर हमने अभी तो पिछले 6-7 महीने के मैंने आपको जो शुरुआत में केस बताए थे, हुँ, ये 6 से 7 महीने के अंदर के केसेस हैं, जिसमें या तो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ है पति, या फिर पत्नी ने हत्या ही कर दी है। हिंसा दोनों तरह की, मानसिक हिंसा भी है और ये भी है। ये जो बदलते हुए ऐसा नहीं कि समाज में पहले अपराध नहीं होते थे या इस तरह के नहीं होते थे, पर इस तरह के मामले कम होते थे। ये जो न्यू नॉर्मल टाइप की बातें होने लग गई है ना, हुँ। कि रोज की एक घटना, हमारे लिए पहले एक बड़ी घटना होती थी और किसी महिला ने इस तरह की निश्चित हत्या कर दी। लेकिन आज की डेट में जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? सामाजिक मूल्यों की वजह से कुछ कमी आ रही है? पारिवारिक ढांचे में जो बदलाव है, क्या इसे इससे जोड़ा जा सकता है मानसिक स्थिति को इस तरह मैं से? इसको आपको 2 तरह से दोनों जो आपने प्रश्न पूछे उनको अलग-अलग उत्तर देना चाहूँगा। पहली बात तो रही कि हम ये देख रहे हैं कि महिलाएँ इस तरह की घटनाएँ कर रही हैं, इसलिए हमारे लिए बड़ा अचंभे की बात है और फिर हम इसको ज़्यादा गौर से देख रहे हैं, इसको शूट भी कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि हमारे पास ओपीडी में यदि मैं आपको कहूँ तो लगभग 70% जो महिलाएँ आती हैं, उनका कहीं न कहीं उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ होता है। पर वो इस चीज़ की ना तो कहीं कंप्लेंट करती हैं और ना वो अपने परिवारजनों के साथ शेयर करती हैं। चूँकि हम साइकियाट्रिस्ट हैं, हम पहली बार इस तरह के डायरेक्ट लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो हमको इसके बारे में बताती हैं। तो ये चीज़ जो है उन्होंने अपने अभी भी इस टाइम में भी, जबकि हम बहुत मॉडर्न मान रहे हैं, हमारा सोसाइटी इतना ग्रो हो गई है, तब भी 70% महिलाएँ बता रही हैं कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। आम तौर पर एक झापड़ मार दिया या फिर इस तरह से उनको कहीं पर पुश कर दिया, कुछ फेंक के मार दिया, ये तो बहुत सामान्य घटना है। पर उन्होंने जो मैंने बताया साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट कर लिया है कि ये चीज़ें सारी सामान्य है और हमको इसके साथ आगे बढ़ जाना है। तो इसलिए उनके मनस्थिति पे उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, वो उसके साथ आगे बढ़ जाती हैं, अपने कुछ सहेलियों के साथ उस चीज़ को डिस्कस कर लेती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ सामान्य और ये अच्छी चीज़ है एक सोसाइटी के लिए, लेकिन इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। तो अब सेम चीज़ें क्या है, जैसे-जैसे वुमेन एम्पावर होने लगी हैं और फिर हम देखने लगे हैं कि सोसाइटी में एक बैलेंस, एक समान भाव आने लगा है, तो सब जो है वो अपना स्टैंड भी लेने लगी हैं। अब जब उस तरह की घटना एक तरफ से होती है, तो दूसरी तरफ से भी उसका प्रतिकार आता है। कई बार इसी तरफ से डायरेक्ट हो जाता है, दोनों चीज़ें होती हैं। दूसरा, जब हम पारिवारिक मूल्यों की बात करें, तो हमेशा से हमारे यहाँ पर एक सिस्टम रहा है जॉइंट फैमिलीज़ का। अब जो है वो जॉइंट एक्सटेंडेड फैमिलीज़ अब कन्वर्ट होने लगी है न्यूक्लियर फैमिलीज़ में। जो पति-पत्नी है वो वर्क पे जाते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं। अकेले में क्या होता है कि इनको जो समय मिलना चाहिए, जब वो समय माता-पिता नहीं दे पाते थे पहले, तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनको समय दे देते थे, परिवार में चाचा-ताऊ कोई ना कोई उनको समय दे देता था। इसकी वजह से जो अटैचमेंट पैटर्न्स रहते थे, वो सिक्योर रहते थे। जब बच्चे को आवश्यकता है किसी प्यार की, दुलार की, उसको समय की, तो उसको इमोशनल सपोर्ट मिलता था, उसको सिक्योर बोलते थे हम। जब वो सिक्योरिटी नहीं मिलती तो हम उसको बोलते हैं इनसिक्योर अटैचमेंट पैटर्न्स, जब समय नहीं मिल पाता। और तीसरा होता है डिसऑर्गेनाइज्ड। डिसऑर्गेनाइज्ड में कभी उनको मिलता है और कभी वो उसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो डांट देता है, कभी वो भगा देता है उसको, कभी वो उसके पास जाता है तो वो व्यक्ति खुद रो रहा होता है बैठ के। तो इस वजह से उसको ये समझ में ही नहीं आता कि उसको कैसे किसी को अप्रोच करना है या नहीं करना।
ये जो चीज़ है ये आगे चल के आपको या तो जो पर्सनैलिटी पैटर्न्स में आती है, तो या तो वो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी पैटर्न बनेगा, आप सिचुएशंस में अप्रोच नहीं करेंगे दूसरे को। आप जो है हमेशा अवॉइड करेंगे सिचुएशंस को, थोड़ी-सी भी एक अनईज़ीनेस हुई आपने भाग गए आप वहाँ से। या फिर एम्बिवैलेंसी आती है, एम्बिवैलेंसी में क्या होता है कि आप करते भी हो और फिर आप हिचकिचाते हो, आप फिर से दूर हो जाते हो, करते हो फिर हिचकिचाते दूर हो जाते हो, तो कभी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता। और तीसरा सिक्योर होता है। तो इस तरह के अटैचमेंट पैटर्न्स जो हैं वो आगे चल के आपके डिसऑर्डर्स का रूप ले लेते हैं, जो कि पर्सनैलिटी में भी आते हैं और बच्चों में भी अटैचमेंट डिसऑर्डर्स आते हैं। उसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जायटी और अलग-अलग तरह के प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। ये जो फैमिली स्ट्रक्चर्स वैसे नहीं बन पाते जैसे कि पहले थे, तो उसकी वजह से जब वो बच्चा आगे आता है तो उसको अपने मन के अंदर में एक लैक्यूना फ़ील होता है, एक खालीपन फ़ील होता है, क्योंकि उसके पास एक सिक्योरिटी नहीं है। तो वो उस लैक्यूना को, उस खालीपन को फ़िल करने की कोशिश करता है अलग-अलग चीज़ों से। कभी उसको फिल करने के लिए वो किसी एक से दोस्ती कर लेता है, तो दोस्त के साथ वो इतना ओवरबर्डन कर देता है उस दोस्त के ऊपर अपने आप को, ताकि वो दोस्त उससे दूर न जाए, वो उसके पास सेफ रहे, क्योंकि उसको डर रहता है कहीं वो छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि उसका जो अंदर का खालीपन था उसी मित्र ने भरा था। दूसरी बार जब वो दोस्त चला जाता है, दोस्त को भी बर्डन फील होता है, दोस्त चला जाता है तो फिर वो नशों की तरफ जाता है, वहां से चला जाता है तो वो इंटरनेट एडिक्शन की तरफ जाता है, इंटरनेट एडिक्शन की तरफ गया तो वो दूसरी चीजें वहां पर देखता है, जिसकी वजह से ज्यादा और दूसरी चीजें सीख करने लग जाता है, वहां से गया तो किसी और तरफ जाता है। तो ये जो हमेशा एक कुछ ना कुछ सीख करने की आदत लगना और अपने अंदर खालीपन फील होना, मतलब अपने अंदर खाली है और बाहर बहुतायत है, ये आज की स्थिति हो गई है। जो सोसाइटी है वो वी से मी की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो हम अपनी तरफ सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं और हम सारी दुनिया का फोकस हमें अपनी में आ गया है। हम अपने परिवार के लिए या फिर दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहते, अपने लिए करना चाहते हैं। जो सेंस ऑफ पर्पस है वो कहीं न कहीं खत्म होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है और इस वजह से इस तरह की घटनाएँ आम होती जा रही आपने हैं। बोला ना वी से मी की तरफ आते हैं, लेकिन जब मी की तरफ आते हैं तो आपको एक साथ और मिल जाता है आजकल डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया। अधिकतर आप देखेंगे चाहे वो यंगस्टर्स हो या कोई भी हो, हर उम्र के व्यक्ति के पास मोबाइल होता है और ज्यादातर लोगों को ये लत सी लगी होती है। एक एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, खासतौर से यंगस्टर्स में। उनको दुनिया का एक्सपोजर बहुत आसानी से मोबाइल के जरिए हो जाता है, इंटरनेट के जरिए हो जाता है। और डिजिटल मीडिया का प्रभाव ये भी देखने को मिल रहा है कि आप अपने आप को जो है सीमित कर लेते हैं समाज के दायरे से। ये बहुत ज्यादा केसेस आपके पास भी आते होंगे। क्या इस तरह की चीजें हिंसक प्रवृत्तियों में भी योगदान देती? देखिए, हिंसक प्रवृत्ति के लिए तृप्ति जी आपने बहुत सही बात बताई। डिजिटल मीडिया तो कंट्रीब्यूट करता ही है, पर कैसे करता है उसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिकली हम अगर समझेंगे तो हम उसको टैकल कर पाएँगे। कई बार चीज़ें पेरेंट्स नहीं समझते, इस वजह से वो उसका निदान करने के लिए भी उस तरह से एफर्ट्स नहीं लगाते जितना कि उनको लगाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो कि ये शुरुआत से जो एक डिक्रीज़ सेल्फ कांसेप्ट डेवलप हुआ, हमारे अंदर हम क्या है, हमारा आइडियल क्या है, सेल्फ आइडियल कि क्या है कि हम किसकी तरह बनना चाहते हैं और अभी हम किस स्थिति में हैं, हम उस वहाँ तक कहाँ तक पहुँचे हैं। ये हमको एक सेल्फ कांसेप्ट होता है। ये सेल्फ कांसेप्ट चूँकि हम पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो चुके हैं उस डिजिटल मीडिया में, तो वो कहीं न कहीं लुप्त होता जा रहा है। आजकल एक टर्म यूज़ होता है, कई पेशेंट्स के पेरेंट्स भी आते हैं बच्चों को लेके, बोलते हैं कि इनको सूडो ऑटिज़्म तो नहीं है। तो सूडो ऑटिज़्म क्या है? ऑटिज़्म में होता है कि हम सोशल कम्युनिकेशन डेफ़िसिट होता है, हम दूसरों से कम्युनिकेट करना नहीं जानता बच्चा। और साथ में वो रिपीटेटिव मूवमेंट्स कर रहा होता है। तो अब इसमें का जो सोशल कम्युनिकेशन है वो कैसे डेवलप होगा? जब बच्चा दुखी है या उसको चोट लगी है तो वो अपनी माँ के चेहरे पे देखता है। माँ उसको चेहरा दुखी करके, उदास करके दिखाती है, तो उसको समझ में आता है कि अच्छा इसको उदास होना है। ये जो चीज़ है इसमें उदास होना है। वो अपने इमोशंस को पहचानना माँ के थ्रू सीखता है। तो ये जो उसको सीख मिलती है, वो सीख कैसे मिलेगी? ह्यूमन इंटरेक्शन से। अब यदि वो पूरे समय मोबाइल में एंग्रोस्ड है, पूरे समय यदि माँ को लग रहा है कि यार मुझे अपना काम करना है, बच्चा परेशान कर रहा है, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो, तो उसकी वजह से क्या है, वो सोशल स्किल्स ही डेवलप नहीं हो पाती। वो सोशल स्किल डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए दूसरों से उसके इंटरेक्शंस नहीं हो पाते, वो अपने आइडियल्स नहीं एस्टेब्लिश कर पाता, वो खुद क्या है वो नहीं समझ पाता, तो सेल्फ कंसेप्ट जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो गया है। ये सेल्फ कंसेप्ट डिसऑर्गेनाइज होने की वजह से आगे वो क्या करता है कि अपने उस चीज को फिल करने के लिए हाइपर कनेक्टिविटी की तरफ चला गया है। है ना? तो हाइपर कनेक्टिविटी क्या है कि सोशल मीडिया पे वो पूरे समय दूसरों के साथ एंगेज्ड है, दूसरों के साथ लगा हुआ है बातें करने के लिए कि किस तरह से मुझे कनेक्टेड रहना है लोगों से, किस तरह से मुझे हमेशा लाइक्स शेयर्स रिसीव करना है और उससे उसको फुलफिलमेंट मिल रहा है दूसरों के लाइक्स और शेयर से, जो कि एक डिजिटल वर्ल्ड में, जो कि एक नॉन रियल वर्ल्ड में।
और उसके चलते उसके पास जो रिफ्लेक्ट करने के लिए टाइम होना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट करने के लिए टाइम खत्म होता जा रहा है। जब उस व्यक्ति उदास होता है तो वो रियलाइज करता है कि अब मैंने क्या गलती की, या मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जो मुझे महसूस हो रहा है। यदि मेरी वजह से किसी को बुरा लगा तो वो बुरा लगा, तो मैंने ऐसा बिहेवियर क्यों किया। अगर क्या मेरे अंदर कुछ इनसिक्योरिटी थी, क्या मेरे अंदर कुछ कमी थी, या मेरे थॉट पैटर्न में कुछ गलत था कि जिसकी वजह से मैंने ऐसा व्यवहार किया कि दूसरे को बुरा लगा। तो मैं उसको ठीक करता हूँ। ये रिफ्लेक्ट करने का टाइम, जिसको हम पहले कहते थे कि मैं बोर हो रहा हूँ, आजकल हम सुनते ही नहीं है कोई बोल रहा हो कि मैं बोर हो रहा हूँ। हर व्यक्ति जो है वो अपने में मस्त है, अपने में पूरे समय मोबाइल में लगा हुआ है। तो ये बोर होना बहुत जरूरी है। दिन में आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे जब हम बोर होते थे, जब लाइट चली जाती थी और हम अकेले बैठे रहते थे, तब ये जो हमारे अंदर का जो निखार आता था, जो सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता था, जो विवेक डेवलप होता था, वो उस समय में होता था। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा मिसिंग हो गया है। और इसके ऊपर जब हमारा रिफ्लेक्टिव लर्निंग नहीं हो रही है, और उसके ऊपर से जो लर्निंग हो रही है वो क्या हो रही है, ऐसे मीडिया में शोज आ रहे हैं, ऐसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीजें बन रही हैं, ऐसे सेंसेशनल चीजें दिखाई जा रही हैं जो कि हमको वो थ्रिल दे रही हैं। तो वो वायलेंट मटेरियल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा खुद का मटेरियल कुछ है नहीं, और हम वायलेंट मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे ही वो दोनों चीजें मिक्स हो गई, तो जब वो पॉइंट आया कि जब हमारा आउटब्रेक आया और हमारे मन की चीज नहीं हुई, तो फिर क्या निकल के आएगा, जो अंदर भरा है वही निकल के आएगा। संतरे के अंदर से नींबू का रस नहीं निकलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन इस आखिरी में एक ये जरूर मैं जानना चाहूंगी, चाहे वो सोनम का केस हो, मुस्कान का केस हो, जब ये इस तरह के क्राइम को कमिट करते थे, कि मुस्कान के केस में तो ड्रग्स का भी एक एंगल था, जी। तो वो एक मानसिक स्थिति एक अलग होती है। अगर सोनम के मामले में जो सच्चाइयां सामने आ रही है उसको अगर देखकर चला जाए, क्या इस तरह के केसेस में, या जो पिछले और भी मैंने आपको केसेस बताए जिसमें पत्नियों ने अपने पति की हत्या की है, क्या दूरगामी परिणाम नहीं दिखाई देते हैं इनको कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, अंत में पकड़े ही जाना है और जेल ही जाना है? इस तरह की चीजें क्या नहीं सोच पाते जब ये हीनियस क्राइम करते हैं? मानसिक स्थिति किस तरह की होती कई बार इसमें बायोलॉजी भी रोल प्ले करती है, जिसमें इम्पल्सिविटी आती है, जो आपने भी वर्ड यूज किया था अभी। इम्पल्सिविटी का मतलब होता है कि नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम इनिशिएटिंग एन एक्ट। मतलब हमारे मन में कोई विचार आया और हमने तुरंत उसको कर दिया, तो ये इम्पल्सिविटी की डेफिनेशन होती है। तो जब हम एकदम से मन में कुछ आया और हम करने चले जाएंगे उस चीज को, तो इम्पल्सिविटी है। कई बार उसके दूरगामी परिणाम हमको ध्यान में नहीं आते। बट हम जब इन केसेस की बात करते हैं, तो ये केसेस जो हैं ये केवल इम्पल्सिविटी से डिफाइन नहीं किए जा प्लानिंग के सकते। साथ किया गया इनमें बहुत सारी प्लानिंग थी, जिसको कि एग्जीक्यूट किया गया, दूसरे की सहायता लेके इसको एग्जीक्यूट किया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं एक सेल्फ सेंटर्डनेस, एक नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड, जिसको कि कहते हैं कि हमें अपने फायदे की चीज करने के लिए हम दूसरे का नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको वो चीजें अपना फायदा करना है। तो ये बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स हैं जो कि यहाँ पर दिखते हैं। इसमें कई बार कुछ ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड्स भी आते हैं। छोटे से ऐसे एपिसोड्स रहते हैं जब रियलिटी से टच चला जाता है और आप एक धुन में एक चीज करने लग जाते हो, तो वो चीजें भी एपिसोड्स आते हैं। तो हम जब तक इनके डिटेल्ड साइको एनालिसिस ना करें, ये एक मीडिया में न्यूज़ देखकर और जो बिट्स एंड पीसेस में हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उससे कंक्लूसिव बात कहना वो डिफिकल्ट है। इसलिए मैं आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से ये चीज़ों में पीछे का एक बैकग्राउंड रहता है, जिससे फाइनली एक आउटकम निकल के आता है जो कि बहुत ही खराब रहता है। आखिर सवाल, अब जो जिस तरह से सिनेरियो पूरी तरह से बदल रहा है, चाहे अब मामला है, चाहे कोई भी हो, परिवार दो तबाह होते हैं उससे, जिसने क्राइम किया होता है उसका भी और जो विक्टिम होता है उसका भी। आज ऐसे समय में पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए आप किसी तरह का कोई सुझाव देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो कड़ी जो होती है वो अभिभावकों की ही होती है। और खास तौर पर यंग जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनको जिन बातों का ध्यान रखने की अभी आवश्यकता है, वो सबसे पहले ये है कि डिले डिजिटल एक्सपोजर। जितना डिजिटल एक्सपोजर आप डिले कर सकते हैं उतना आपको प्रयास करना चाहिए। एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट हो गई है आज के डेट में, बिकॉज ऑफ एजुकेटिव पर्पसेस जो हमको मीडिया यूज करना पड़ता है, मोबाइल्स यूज करने पड़ते हैं, उसमें पेरेंटल कंट्रोल लगाकर उसका फिक्स्ड आवर्स में केवल वही चीज देखी जाए, उतना हमको प्रयास करना चाहिए। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट 8 इयर्स 9 इयर्स तक की एज तक हमको डिजिटल एक्सपोजर जीरो करना चाहिए। इसके साथ में जो हमारे पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा जो
हानि है वो करते हैं। कई बार बच्चों को, पेरेंट्स को लगता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो बच्चे को क्या समझ में आती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे छोटे से एज में वो बिहेवियरल पैटर्न्स कॉपी करते जाते हैं और फिर आगे चल के वो सेम पैटर्न्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो छोटे पैटर्न्स में जो चीज़ें उनके मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं वो उतना गहरा असर डालती हैं। छोटी-छोटी चीज़ें जो है मेमोरीज़ बन जाती हैं, जो आगे चल के, जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, उसके रूप में निकल के आते हैं। तो ये ब्रीफ इंटरवेंशन, यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ अनसेटलमेंट है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, तो उस चीज़ को आप बाहर से किसी की मदद लेकर, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद लेकर आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद रेगुलर उनको एक रियल लाइफ फ्रेंड्स के साथ में एक्सपोज़र दीजिए, ना कि मीडिया के। आपको उसमें कई बार ऐड करना पड़ेगा, आपको उसमें कई बार सुपरविज़न रखना पड़ेगा, जिससे कि एक हेल्दी रिलेशनशिप्स डेवलप हो। उसमें कई बार छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कई बार हम टिफ़िन शेयरिंग बताते हैं स्कूल्स में, कई बार हम बताते हैं उनको कि बच्चों को आप कॉमन पिकनिक पे लेके जाइए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़, ये चीज़ें एक ऑर्गेनिक वे में ऐसे ही हो जाएँगी ऐसा नहीं है। इनके लिए भी हमको एफ़र्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले के समय में स्ट्रक्चर अलग थे। गाँव में रहते थे या शहरों में जो जहाँ रहते थे, वहाँ पर अलग तरह की सोसाइटीज़ हुआ करती थी। तो ये ऑर्गेनिकली हो जाती थी। लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो सकती, तो इसलिए हमको खुद से उसको करना पड़ेगा। हमको बच्चे में या फिर जो यंग एडल्ट्स हैं उसमें ये प्रमोट करना पड़ेगा कि आप हमको आकर अपनी जो इश्यूज़ हैं उनको बता सकते हो, और हम जो है उसको एक नॉन जो जिसको हम बोल सकते हैं नॉन जजमेंटल एटीट्यूड से हम सुनेंगे उस चीज़ को। आपको डायरेक्टली उसी समय कमेंट्री करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्होंने हमको कोई चीज़ बताई। इससे क्या होता है कि वॉल क्रिएट हो जाती है। तो हमको क्या है कि उनके इस बिहेवियर को रीइंफोर्स नहीं करना है कि आपने जो चीज़ की, कई बार गलत हमको लगता है कि हो रहा है, तो आपने जो किया वो सही किया ऐसा नहीं बोलना है, लेकिन आपने जो किया हो सकता है कि उस सिचुएशन में आपका ऐसा ही दिमाग में विचार आए होंगे, इसलिए आपने किया होगा ये। लेकिन चलो, अब अगली बार आपने बता दिया है तो इसको ध्यान में रखना। ये एक एटीट्यूड जिसको हम रोलिंग विद रेजिस्टेंस बोलते हैं कई बार टेक्निक्स में, ताकि व्यक्ति हमसे खुल के अपनी बात भी रख पाता है और अब उनकी बात को रीअफर्म या फिर वो भी नहीं करते कि आप ठीक कर रहे हो। तो इस तरह की कई छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है कि और आगे भी इसमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और यही बात कही जा रही है कि अगर सोनम भी खुलकर अपने माता-पिता से बोल देती कि उसे शादी नहीं करनी, तो शायद ये पूरी सिचुएशन पैदा ही नहीं होती। वहीं पे एक बहस ये भी कई बार छिड़ जाती है, कई जगह लोग ये भी बोलते हैं कि लव मैरिज कर लेना चाहिए, अरेंज मैरिज नहीं करना चाहिए। जब इस तरह के मामले आते हैं तो उनके लिए ये भी है कि मुस्कान ने लव मैरिज की थी, सोनम ने अरेंज मैरिज की थी। तो इससे कोई लेना-देना नहीं होता। हमने 2 तरह के पहलुओं पे आज बात करी कि पुरुषों को लेकर किस तरह से समाज में जो जेंडर न्यूट्रलिटी की बात होती है, क्या उतना ही अधिकार मिलता है जब मामला क्राइम का हो? और दूसरी तरफ इस तरह के क्राइम के पीछे मनोस्थिति क्या होती है, उसका मनोवैज्ञानिक पहलू क्या होता है? डॉक्टर सुरेश, आप जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बरखा जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। 5 जनवरी में इसी तरह की और खबरों पे डिस्कशन के लिए आप लगातार हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अगर ये आपको पसंद आया।